हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में जो हमारा टॉपिक डिस्कस चल रहे थे हमारे लास्ट में जो वो हमारे चल रहा था मैनेजरियल टेक्निक्स। और मैनेजरियल टेक्निक्स में हम डिस्कस कर रहे थे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इसको बोलते हैं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। मैंने आपको इसके बारे में सिंपल इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की जो आपकी टेक्निक है वो डेवलप किसने की है, वो की है पीटर एफ ड्रकर ने 1954 के अंदर, और उसको बाद में अपने हिसाब से मैनेजमेंट बाय रिजल्ट नाम से उसको अपन ने क्या किया था, मॉडिफाई किया था। और वो मॉडिफिकेशन किया था किसने, प्रोफेसर स्ले ने। क्लियर। मैंने आपको बताया था इसके अंदर की जो एमबीयू टेक्निक होती है वो ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करती है। मेन चीज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव। अगर मान लो आप एक अच्छा मैनेजमेंट चाहते हैं तो अच्छा मैनेजमेंट क्या करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा। क्लियर। और यहाँ पे जो मैनेजमेंट की टेक्निक जो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, इसका भी फोकस इसी पे है भाई। ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो आपकी टेक्निक है वो ये कहती है कि भाई संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी डिविजन्स हैं और लेवल्स हैं, उन सबके अपने अपने पहले क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स का डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और फिर आपको उन पे ही फोकस करना है और रिजल्ट में क्या करना है, उनको अचीव करना है। जब आप उनको अचीव कर लोगे, उनको अटेन करोगे, उन्हीं को ध्यान में रख कर काम करोगे, तो फिर आपका जो मैनेजमेंट होगा वो अच्छा ही माना जाएगा। क्योंकि मैनेजमेंट का जो लास्ट रिजल्ट होता है वो तो यही होता है ना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाए। तो वो चीज़ यहाँ पे पीटर एफ ड्रकर ने बताई है। तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था इसके नेचर्स के बारे में और कुछ हमने इसके एडवांटेज पढ़े थे। जो एडवांटेज इंस्टीट्यूट को या ऑर्गेनाइजेशन को थे, जिसमें हमने पढ़ा था बेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, कि अगर मान लो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हो जाते हैं तो आप बेस्ट मैनेजमेंट कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर कोई भी बंदा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से मना नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अपने सेपरेट क्या बांट दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स बांट दिए गए हैं। इसके अलावा बेस्ट प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो किसी भी मैनेजरियल प्रोसेस के स्टार्ट एंड दोनों में काउंट किए जाते हैं। क्योंकि हम इन्हीं को ध्यान में रखकर प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक सारे काम करते हैं और लास्ट में हमें इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना होता है। तो ये हमारे एंड भी है। तीसरा हमने पढ़ा था इसके बारे में क्लैरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लैरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्लियर कैसे होगा, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया है। जिस बंदे के पास जिस बंदे के पास ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हैं पूरे करने के लिए वो सुपीरियर है, और जिसके पास कम है वो सबऑर्डिनेट है। तो एक क्लैरिटी हो गई कि कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है। तो एक कम्युनिकेशन का जो रिलेशनशिप होगा वो भी ढंग से मेंटेन होगा। सबको अपनी ऑथोरिटीज़ के बारे में पता चला जाएगा, सबको अपने ऑब्लिगेशंस के बारे में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो ये क्लैरिटी आ जाएगी। क्लैरिटी से क्या होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा था कमिटेड एग्जीक्यूशन। कमिटेड एग्जीक्यूशन कब होता है, जब आपके पास कोई स्टैंडर्ड्स हो कि आपको क्या काम करना है, और ये क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर। आप जो सोचोगे, जो अपने लिए तय कर लोगे, उतना ही काम आपको करके देना है। मैं मान लो किसी को प्रॉमिस कर देता हूँ कि भाई मुझे 6 महीने के अंदर सिलेबस पूरा कराना है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव भी हो गया। अब मैं खुद कमिटेड हो गया इस चीज़ के लिए, मुझे 6 महीने में करा के देना ही पड़ेगा। तो मेरा जो एग्जीक्यूशन है वो कैसा हो गया, कमिटेड हो गया, वचनबद्ध हो गया। मैं जो प्रॉमिस कर चुका हूँ उसके हिसाब से मुझे काम करना पड़ेगा। और लास्ट पढ़ा था अपन ने इफ़ेक्टिव या इजी इफ़ेक्टिव कंट्रोल। इफ़ेक्टिव कंट्रोल कब होता है, जब आपके पास कंपैरिजन करने के लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं। और हमने पढ़ा था इस बारे में कि ऑब्जेक्टिव्स जो अपन डिटरमाइन कर लेते हैं तो हमारे परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स ही बन जाते हैं, और फिर उनसे हम हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास तक बातें डिस्कस की थी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांटेजेस में आगे। देखो एडवांटेज सभी को हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें एडवांटेज इंस्टीट्यूट के लिए तो हम पढ़ चुके हैं, नंबर बी पे पढ़ रहे हैं हम, एडवांटेज फॉर सुपीरियर्स। देखो सुपीरियर्स के लिए जो एडवांटेज हैं वो कौन कौन से हैं।
तो अगर हम बात करें एडवांटेज के बारे में तो नंबर फर्स्ट है इजी टू मोटिवेट सबऑर्डिनेट्स। देखो जैसा कि आपको बताया गया है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाते हैं तो आप अपने सबऑर्डिनेट्स को उनके बारे में बता कर के आपको फलाना काम करना है, आपको इतना करना है, आपकी लिमिट इतनी है, ये सारा क्राइटेरिया आपका है। ऐसी चीज़ें बता के हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेशन ऑब्जेक्टिव्स से भी मिलता है। आज मान लो मुझे एक अच्छे डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए दिया जाए जो एक अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्पोर्टेंस रखता है, तो मुझे अपना इम्पोर्टेंस पता चलेगा और मैं अपने आप ही सेल्फ मोटिवेट हो जाऊंगा उस काम को करने के लिए। तो मोटिवेशन में आपको हेल्प मिलती है। नंबर सेकंड, बेस फॉर असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। जैसा कि मैंने आपको अभी इफेक्टिव कंट्रोल के बारे में बताया था, सेम यहाँ पे है। सुपीरियर्स क्या करेंगे, अपने सबऑर्डिनेट्स के जितने भी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुए हैं उनको असेसमेंट करने के लिए, मतलब उनकी जांच करने के लिए उनको पास क्या मिल जाएगा, एक बेस मिल जाएगा। क्या मिलेगा वो बेस? उनके ऑब्जेक्टिव। वो उनके ऑब्जेक्टिव जो उनको दिए गए थे काम करने के लिए, उनसे उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, कंपेराइज कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा किया या कितना बेकार किया। क्लियर? तो ये आपको समझ में आया होगा। नंबर 3 पे हम बात कर रहे हैं कि जो इससे अपन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना कैसा हो जाता है, ईजी। तो टू मेक कोऑर्डिनेशन ईजीली। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करना कैसे इजी हो गया, क्योंकि जिन लोगों के ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं, सेम टाइप के हैं। जैसे मान लो हम डिपार्टमेंट की बात करें कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उन सबके जो क्या है ऑब्जेक्टिव्स है वो कैसे हैं, सेम है। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना कैसा हो गया, ईजी हो गया, क्योंकि उन सबको मिलके एक ही गोल को पूरा करना है, एक ही ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है और उनका नाम क्या है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। क्लियर? तो यहाँ पे अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होते तो हम पता नहीं कर पाते कि किसको क्या करना है और किसको क्या करना है। क्लियर? और लास्ट है नंबर 4 पे, ईजी टू गाइड टू सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉइज़ जो होते हैं उनको गाइड करना इजी होता है। आज मान लो किसी स्टूडेंट को यही पता नहीं है कि मुझे किस स्ट्रीम में जाके एडमिशन लेना है और किस चीज़ को मुझे अपना गोल बनाना है, तो कोई टीचर उसको गाइड कैसे करेगा। अगर मान लो आपने अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए कि नहीं मुझे सीए करना है, कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, तो ऐसी कंडीशन में आपके गोल्स की तरफ ले जाने के लिए जो आपके सुपीरियर्स है वो आपको ईजिली गाइड कर पाएंगे, क्योंकि आपका गोल कैसा है, क्लियर है। क्लियर समझ में आया? तो गाइड करना कैसा हो जाता है, ईजी। ये हेल्पफुल होगा किसके लिए, सुपीरियर्स के लिए। तो ये छोटे छोटे जो एडवांटेज पढ़े आपने वो पढ़े हैं किसके, सुपीरियर्स के। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर लेते हैं तो उससे सबऑर्डिनेट्स को कौन से फ़ायदे होंगे। नंबर 3 पे आ रहे हैं आपके, एडवांटेज फॉर सबऑर्डिनेट्स। अधीनस्थों को कौन से लाभ हैं, अधीनस्थों को लाभ। भाई सीधी सी बात है, आप ये जान पा रहे हैं ढंग से कि अगर मान लो हर एम्प्लॉय का, हर सबऑर्डिनेट का, हर सुपीरियर का अलग से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है तो उसको पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन उससे क्या चाहता है और फिर वो उसी दिशा में क्या करेगा, अपने एफर्ट्स को लेगा। तो एक तरह से पहली बात तो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, तो उसका जो काम करने का तरीका है वो भी क्लियर हो जाएगा, उसका डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। तो एक क्लैरिटी माइंड में सेट होती है किसके, सबऑर्डिनेट के। जो अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी होता है उसके माइंड में क्लैरिटी सेट होती है और वो इजीली क्या कर सकता है, बिना किसी कन्फ्यूज़न के अपने काम कर सकता है। क्लियर? दूसरा, नंबर फर्स्ट, क्लैरिटी इन माइंड। नंबर सेकंड पे है इंक्रीजिंग इन वर्क सेटिस्फैक्शन। भाई देखो क्या होता है, जैसे आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि आप अपने गोल्स की तरफ सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। जैसे मान लो एक सेल्समैन है, उसको एक महीने के अंदर 1000 यूनिट्स सेल करनी है
और उसने 15 दिन के अंदर मान लो 600 यूनिट सेल कर दी, तो वो अपने वर्क को लेकर ही सेटिस्फेक्शन ले सकता है माइंड में कि यस आई कैन डू इट, मैं 1000 यूनिट्स को क्या कर सकता हूँ, 1 महीने के अंदर सेल कर सकता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पर जो वर्क सेटिस्फेक्शन है वो किसकी वजह से आया, वो 1000 यूनिट का गोल क्लियर होने के चक्कर में। अगर कंपनी कहती है भाई आपको मैक्सिमम बेचनी है, अब मैक्सिमम का तो कोई क्या नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है, वो कितना भी हो सकता है, लेकिन क्लियर जब आपको ऑब्जेक्टिव है कि आपको 1000 बेचना है और फिर आपने थोड़ा थोड़ा जितना भी है वो बेचा और आपको पता चला क्या हुआ कि आपने कुछ लिमिट तक अपने क्राइटेरिया को, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिया है, तो आपके माइंड में क्या आता है, एक वर्क सेटिस्फेक्शन आता है। क्लियर। तीसरा, नंबर 3, मोटिवेट टू डू एक्सेस वर्क। देखो क्या होता है जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है, अब अपन वही सेल्समैन वाला एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो 1000 यूनिट सेल करने का एक मोटिवेशन उसका ऑब्जेक्टिव था और उसने वो 1000 यूनिट सपोज करो कि उसने 25 दिन के अंदर ही सेल कर लिया, तो वो एक्सेस वर्क के लिए भी क्या हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इससे ऊपर मैं जितना करूँगा वो सब एक्सेस में होगा और उसका मुझे एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होने से क्या होगा कि उसके माइंड में एक्सेस काम करने के लिए भी क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा, क्योंकि वो उस फिक्स क्राइटेरिया के काम को तो पहले ही पूरा कर चुका है। क्लियर। नेक्स्ट आता है नंबर 4, दे कैन अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सुपीरियर्स वेल। जब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाते हैं तो इजीली वो क्या कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में समझ जाते हैं कि उनके जो सुपीरियर्स है वो उससे क्या चाहते हैं, और ऐसा करने से क्या होगा कि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। ठीक है। और लास्ट है नंबर 5 पे, इंक्रीज इन पर्सनल इनिशिएटिव। उनका व्यक्तिगत पहलपन बढ़ेगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर किए जाते हैं तो हर सबऑर्डिनेट को ये पता चल जाता है कि उसको क्या करना है, कितना करना है, और वो खुद ही क्या करेगा, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए अपने आइडियाज़ को, अपने डिसीजंस को लेगा, और ऐसा करने से उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बढ़ेगी और वो फ्यूचर में अच्छा मैनेजर बन सकता है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपके एडवांटेजेस थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टेक्निक अपने आप में एक बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि हर टेक्निक के अंदर जो स्कॉलर्स होते हैं वो ढूंढ ही लेते हैं क्या, उसकी डीमेरिट्स। तो अब आप डिस्कस कर रहे हैं डीमेरिट्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो प्रोसेस है आपकी वो ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होती है, और ऑब्जेक्टिव अपने आप में प्लानिंग का एक पार्ट है, और प्लानिंग इफेक्ट होती है किससे, एनवायरनमेंट से। तो यहाँ पर जो मेनली आपके जो डिमेरिट्स आने वाले हैं वो आपके आने वाले हैं एनवायरमेंटल रिलेटेड। क्लियर। तो नंबर 1 पे तो अपन बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव्स। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं डायनेमिक एनवायरनमेंट है, और डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर जो आपके एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सपोज करो किसी स्टूडेंट ने ये सोचा कि मुझे इस साल में 95 ईयर्स ही अचीव करना है, 95% ही अचीव करना है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उसने एक एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव बना लिया, लेकिन डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर सपोज दैट कोई, जैसे अभी कोरोना का सिस्टम चल रहा है, ये हो गया, या फिर मान लो स्कूल बंद हो गए, या फिर और कोई प्रॉब्लम हो गई, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये 95 का जो आपने एग्जैक्ट जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है इसको पूरा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, डायनेमिक है, और उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो बार बार चेंजेस लाते हैं, और उन चेंजेस से आपके मैनेजमेंट पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि मैनेजमेंट इज एन डायनेमिक एक्टिविटी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि इस चीज़ को एक सही चीज़ नहीं मान रहे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है और ऑब्जेक्टिव कभी भी एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं किया सकते। क्लियर। नंबर 2 है बैलेंसिंग प्रॉब्लम। बैलेंसिंग प्रॉब्लम जो होती है वो होती है 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स को लेके। एक्चुअल में क्या होता है, कोई कंपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 टाइप्स के क्या करती है, ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करती है। अब यहाँ पे आपकी समस्या जो है वो ये है कि आपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए
कुछ रिसोर्सेज को क्या कर दिया, बाउंड कर दिया, और उन रिसोर्सेज को बाउंड कर दिया, लेकिन मान लो कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो गई आपके बिजनेस में, कुछ ऐसा समस्या आ गई, ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिससे आपको उन रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, अभी शॉर्ट टर्म में यूज़ करना पड़ेगा, तो आपके लॉन्ग टर्म जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। भाई आज मान लो मैंने 100 रुपये पर डे की सेविंग करके कुछ पैसे इकट्ठे किए, सेविंग की किस चीज़ के लिए, कि मुझे जाके बाइक खरीदनी है 1 साल के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं बीमार हो गया और सारे पैसे उसमें खर्च हो गए, तो मैंने तो अपना जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो मुझे छोड़ना पड़ा। किसके लिए, अभी हाल ही के जो हालात बने हैं, अभी जो कंडीशंस तैयार हुई हैं एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग, उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए। तो मैंने जो बैलेंसिंग प्रॉब्लम है इसको फेस किया, और ये कब होती है, जब हम पहले से कोई चीज़ प्लान करके रख लेते हैं, और इस टेक्निक के अंदर ऐसा ही होता है। क्लियर। और नंबर 3 पे जो आती है आपकी, वो आती है प्रॉब्लम ऑफ इनसिक्योरिटी। देखो इनसिक्योरिटी को बोलते हैं अपन बेलोचता, इसको इनलास्टिसिटी भी कहते हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है बेलोचता की। बेलोचता की कठिनाई आपको होने वाली है। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप अपनी पॉलिसीज़ को, जब अपने रूल्स को आप चेंज करते हो, वह वापस वही एनवायरमेंटल चेंजेस वाला आपका डायग्राम आ रहा है यहाँ पर। जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो चेंजेस अप्लाई करते हैं, और उनकी वजह से आपको अपनी प्लान पॉलिसी में चेंज करना पड़ता है, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव्स को चेंज नहीं कर सकते। अब कंडीशन ख़राब हो गई, अगर मान लो आपने प्लान पॉलिसी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, रूल्स को चेंज कर दिया, और ऑब्जेक्टिव्स को चेंज नहीं किया, तो जो एम्प्लॉई हैं वो अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, अपने एफर्ट्स करेंगे, सारे काम करेंगे, और ऐसा करने से जो ऑब्जेक्टिव है पूरे हो ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो अपन ये टेक्निक है वो काम में नहीं आ पाएगी। क्लियर। इसके अलावा कुछ डिफरेंट टाइप के आपके सब्सिडरी डिमेरिट्स भी बनते हैं। ये तो मेन डिमेरिट्स थे आपके। सब्सिडरी जो डिमेरिट्स बनते हैं वो आपके, वो नंबर फर्स्ट ये है, लेस कॉपरेशन ऑफ सुपीरियर्स। भाई अभी हमने बात की थी एमबीओ टेक्निक के अंदर के हर बंदे का अलग से ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर मैंने किसी को उसका ऑब्जेक्टिव बता दिया जो मेरा सबऑर्डिनेट है, अब मैं उसकी हेल्प क्यों करूँगा। तो यहाँ पर जो सुपीरियर होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते, तो इससे क्या होगा कि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने में उनको बहुत ज़्यादा क्या आती है, कठिनाई आती है। क्लियर। दूसरा बात है नंबर 2 पे, रॉन्ग वेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। भाई आपके माइंड पे एक प्रेशर क्रिएट किया गया है, आपको एक ऑब्लिगेशन दे दिया गया कि आपको क्या करना है, फलाना काम करना है। अब इस चीज़ की आप में इनसिक्योरिटी आ रही है कि आप अगर वो पूरा नहीं करोगे तो आपके अगेंस्ट कुछ हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपने क्या किया, कुछ रॉन्ग वेज अप्लाई किए, क्योंकि आपका फोकस किस पे है, केवल अपने जो डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करने में। और ऐसी टेक्निक के अंदर यही होने वाला है कि आप वो सारे काम भी करोगे जो आपके लीगल भी नहीं है, जो आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी नहीं है, और आपका ध्यान केवल किस पे है कि आपके उद्देश्य कैसे भी कैसे पूरे हो। और इसके लिए चाहे अपन को दूसरे डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज ही यूज क्यों ना करने पड़े, चाहे रिसोर्सेज वेस्ट ही क्यों ना हो, चाहे हमें पॉलिसी के अगेंस्ट ही कोई काम करना ना पड़े। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अपन की रॉन्ग वेज के लिए भी यूज़ हो सकती हैं। अगर हम केवल और केवल ऑब्जेक्टिव्स को ही फोकस करेंगे तो आपके जो सुपीरियर्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपने अपने कामों को पूरा करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए रॉन्ग आइडियाज़ भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। नंबर 3 पे है लेस मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स। कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आपने बोल तो दिया, लेकिन हुआ क्या कि ऐसी कंडीशन के अंदर उनको, अगर वो ऐसा अटेन कर लेते हैं, उनको वो चीज़ अचीव हो जाती है, तो उसमें आपको स्पेशल कोई इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा। भाई आज मुझसे कहा गया कि गुरुजी बात ऐसी है कि आपको इतने एफर्ट्स करने हैं कि कम से कम एक बच्चे की स्टेट मेरिट आए, और स्टेट मेरिट आ गई, मैंने इतने एफर्ट्स कर दिए, बच्चे ने भी एफर्ट्स किए, मैंने भी किए, और होगा स्टेट मेरिट आ गई, लेकिन उसके बाद मुझे कोई स्पेशल मोटिवेशन इंसेंटिव नहीं दिया, तो मैं अगले साल में इतने ज़्यादा एफर्ट्स क्यों करूँगा। तो वो जो लेस मोटिवेशन और इंसेंटिव्स का काम है ना, उसके चक्कर में भी क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो अपने कामों को ढंग से नहीं करते, और जो कंपनी की जो टेक्निक होती है मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी ईजिली नहीं हो पाता। क्लियर। तो इस तरह से कुछ इसकी डिमेरिट्स पढ़ी आपने। इससे पहले हम इसके एडवांटेज पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव की जो टेक्निक है वो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन